बचपन में यही लगता था कि ये सूट बूट पहनने वाले व्यक्तियों का ही बस मात्र एक काम है जाके ब्रिटिश कन्वेंशन में साइन की। ये तीसरी चौथी क्लास की घटना मैं आपसे अपना शेयर कर रहा हूँ। लेकिन जब हम धीरे धीरे हम लोग बड़े होते गए तो समझ में आया कि ट्रीटीज क्या होता है, कन्वेंशन क्या होता है और किन मुद्दों पर हम जो है एक देश दूसरे देश के साथ सहमति बनाता है या सहमति तोड़ने का भी उसके पास पक्ष रहता है। अगर शर्तों का उल्लंघन हो जाता है तो वो आपसी सहमति को तोड़ना ऐसे बहुत ही मुश्किल है। लेकिन कई मुद्दों पर आकर जब विभेद उतना बढ़ जाता है तो वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय विधि आपस में जो देश हैं जो संख्या है उसे तोड़ देते हैं और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय विधि कोई इन्फोर्समेंट वाला चीज़ नहीं लेकर आ पाता है, आपको बाध्य नहीं करता है कि आपको करना ही है। तो अगर ये कहें कि अंतर्राष्ट्रीय विधि सिर्फ संधियों में सीमित है या अंतर्राष्ट्रीय विधि सिर्फ पॉलिटिकल कैरेक्टर को मेंटेन करने के लिए बना गया है या सिर्फ जो डेलीगेट्स हैं बस उनके चीज़ के लिए है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम अगर आपसे ये कहें कि हमारे रोज़मर्रा के जीवन में ये उसी तरह बुना हुआ है जैसे धागा एक कपड़े में बुना जाता है। अब आप कहेंगे कैसे? तो ये अंतर्राष्ट्रीय विधि सिर्फ हमारा, जैसा मैंने पहले कहा, संधियों तक ही सीमित नहीं है। संधियाँ क्या सिर्फ वार को मॉनिटर करता है, सिर्फ वार को मेंटेन करता है कि दो देश आपस में ना लड़े, क्या यहीं तक सीमित है? क्या संधियाँ यहीं तक सीमित है कि एक देश के पास अगर जल है तो दूसरे देश को जल पहुँचा देगा? नहीं, यहाँ तक भी सीमित नहीं है। तो हम जो डेली यूज में चीज़ ला रहे हैं, चाय के सिप से लेकर पेन की नींद तक, सब कुछ अंतर्राष्ट्रीय विधि से गाइडेड है। आप कहेंगे कैसे? तो वैश्वीकरण और उदारवादिता के जिंदगी में जब हम प्रवेश किए हैं आज से 15-20 साल पहले, ये समय नहीं था कि दो देश के बीच में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इतनी आसानी से हो रहा था या कोई भी चीज़ को लिबरलाइजेशन जो था वो इतना उदारवादिता वाला प्रोस्पेक्ट नहीं था, पूरे विश्व में नहीं था। लेकिन जब ये ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन वाली कॉन्सेप्ट हम सभी के समक्ष आई तो क्या उससे फायदा क्या हो? तो क्या ये सिर्फ एक देश तक सीमित था? ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही क्या है कि पूरा देश एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड फील कर सके, ना सिर्फ ट्रीटीज को लेकर, ट्रीटीज सिर्फ वार को लेकर नहीं, ट्रीटीज इसमें भी होगा कि चाइना हमें जो फोन बेचेगा उसका निर्माण कहाँ करेगा। चाइना अगर हमारे देश में फोन बेच के अगर कुछ अर्न करेगा तो उसमें वो कितना टैरिफ वसूल करेगा। अगर इंडिया अपना अनाज एक्सपोर्ट करेगा तो उसको कितनी कमाई होगी। तो ये सारी संधियाँ आपस में देश में और एक देश दूसरे देश के साथ करते रहते हैं। सिंधु जल घाटी समझौता जो है, जो हमारा नदी का पानी पाकिस्तान तक जाता अभी के समय में उसे रोक दिया गया क्योंकि पाकिस्तान ने उस तरह से व्यवहार किया जो अंतर्राष्ट्रीय विधि का उल्लंघन, साथ ही साथ दो देश में आपसी संबंधों में विक्षेप या दरार पैदा करने जैसी स्थिति उत्पन्न किया। इसीलिए हमने उस ट्रीटी को भंग किया। तो अगर यहाँ तक देखा जाए तो इसमें कुछ चीज़ जो है जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट जो होता है दो देशों के लिए, जहाँ पे ट्रेड रिलेटेड जो भी आपस में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो होते हैं या जो भी बाजारीकरण जो होता है एक देश का दूसरे देश के साथ, तो वो किससे गाइडेड होता है? तो उसके लिए भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स नाम दिया गया है, जो सिर्फ देश का नहीं बल्कि एक देश अगर अपने ब्रांड को दूसरे देश में बेच रहा है तो उसके ब्रांड की क्वांटिटी, क्वालिटी और ट्रेडमार्क को भी रेगुलेट करता है। तो ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय विधि का हिस्सा है। दूसरा है ट्रैवलिंग अब्रॉड, जो पासपोर्ट एंड वीज़ाज हमको मिलते हैं, जैसा नीरज जी ने पहले ही कहा, तो वो पासपोर्ट एंड वीज़ाज को देने वाला ऑथोरिटी कौन है? तो क्या हमारा देश एक पासपोर्ट इशू कर दिया हम चले गए? नहीं, जिस देश में जा रहे हैं वहाँ से परमिशन लेने के लिए वहाँ का वीज़ा भी चाहिए। तो इसको अगर हम किसी देश में प्रवेश कर रहे हैं तो फ्लाइट के माध्यम से मान लीजिए करते हैं, तो उसको कंट्रोल कौन करेगा? तो इंटरनेशनल एविएशन काउंसिल जो है वो उसको कंट्रोल करेगा। तो जब दो देश आपस में सहमति करके रखते हैं, नहीं मेरा स्पाइसजेट का फ्लाइट है, मेरा एयर इंडिया का फ्लाइट है, वो जो है जाके अमेरिका में इतने बजे लॉन्च करेगा, तो उसको गाइड कौन करता है? उसको रेगुलेट कौन करता है? उसको एंट्री अपने देश में मिल
आज मन करे चले जाएं, फ्लाइट पकड़ के अपना फ्लाइट एक बनाया और जाके वहाँ लैंड कर जाए, तो क्या हमको लैंडिंग का परमिशन मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो इसको रेगुलेट करने के लिए भी संधियाँ होती है। तो हम जब एक देश से दूसरे देश में ट्रैवल करते हैं तो पासपोर्ट मिलता है, एंट्री करते हैं, तो वो भी एक समझौता है दो देशों के बीच में कि हाँ हमारे जो लोग हैं वो आपके देश में आ सकते हैं, आपके जो लोग हैं वो हमारे देश में आ सकते हैं। तीसरा है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट चेंज। इंटरनेशनल ट्रीटीज जो है वो ना सिर्फ बॉर्डर तक सीमित है बल्कि वो वाइल्ड लाइफ को रेगुलेट करने के लिए भी बनाया गया है। जो जानवर एक्सटिंक्शन पे चले गए जैसे डायनासोर, आज की डेट में नहीं दिखता है। ऐसा संभव है कि अगर वायुमंडल की स्थिति बदले, ओजोन का जो प्रभाव ओजोन लेयर अगर क्रैक कर जाए और उसमें अल्ट्रावायलेट रेज का इंटरफेरेंस कितना ज़्यादा हो जाए, तो ये संभव है कि जो वर्तमान में जो पशु पक्षी हैं वो भी एक्सटिंक्शन की कगार पे चले जाएं। तो वाइल्ड लाइफ को सिक्योर करने के लिए भी एक इंटरनेशनल ट्रीटी होता है। जब कई देश आपस में मिलकर ये तय करते हैं नहीं ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बढ़ते जा रहा है, लोगों को गर्मी ज़्यादा लग रहा है, पेड़ का कटाई हो रहा है, तो इसको कैसे कंट्रोल करें? तो क्या सिर्फ भारत बोलेगा वो अपने यहाँ 50,000 पेड़ उगा देंगे तो क्या उससे कंट्रोल हो जाएगा? नहीं, सारे देश मिलकर साथ में बैठेंगे, बोलेंगे हम अपने अपने देश में हम लोग ग्रीनरी वाला जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है वो लाएंगे, हम लोग सभी आपस में ग्रीन एनर्जी पे काम करेंगे, एनर्जी सेविंग पे काम करेंगे, रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी पे काम करेंगे, ताकि उससे ज़्यादा से ज़्यादा एमिशन जो है वो डिक्रीज किया जा सके और जो ग्रीन एनर्जी का यूज़ करके हम पर्यावरण को संरक्षित कर सकें। दूसरा एक चीज़ हम लोगों ने पढ़ा कि मैरीटाइम में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, तो वो भी एक इंटरनेशनल लॉ का ही हिस्सा है जो समुद्र में रह रहे परजीवी जो हैं उनको कंट्रोल करता है, जो जीव जंतु हैं उनको कंट्रोल करता है कि हम बेवजह कर कंजर्वेशन, बेवजह कर जो है उससे चीज़ों को खनन ना करें, उसको भी संरक्षित करें और जो जीव जंतु उनका भी संरक्षण वहाँ से किया जा सके। दूसरा चीज़ है आज के डेट में हर लगभग 99.99% अपने क्लास को ले सभी के पास स्मार्टफोन है। ये मान के चले अगर पास में नहीं है तो एटलीस्ट सबके घरों में एक तो जरूर है और सबको ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन बैंकिंग जैसे चीज़ों का भी आदत पड़ चुका है। तो अमेज़ॉन कहाँ की वेबसाइट है? क्या वो भारत की है? लेकिन भारत ने उसे अपने देश में सामान बेचने के लिए इजाज़त दिया, परमिशन दिया, तो क्या ऐसे ही नहीं दिया? तो जिस देश की भी वो कंपनी है या इस प्रकार की जितनी भी कंपनियां हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से सामान बेचती हैं, तो क्या उसे हमारे देश से संधि किए बिना ही इजाज़त मिल गया? नहीं। जब हमने ग्लोबलाइजेशन का बात पहले ही किया तो ग्लोबलाइजेशन क्या फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को वो बढ़ावा देगा। तो फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में पहले था कि हम सामान दुकान से जाकर खरीदते थे, अब वो परिदृश्य बदल गया और हम उसको क्या करते हैं ऑनलाइन मंगवा लेते हैं। तो ऑनलाइन कंपनियां भी यहाँ पर जो विदेशी कंपनियां वो ऑनलाइन अपनी सामानों को बेचती है, अपने पोर्टल पे बेचती है, अपने प्लेटफॉर्म पे बेचती है और वो अच्छा खासा मुनाफा कमाती है। तो यहाँ से भी उनका जो है बिजनेस जो है ट्रेड जो है वो चलता रहता है और इसके पीछे भी इंटरनेशनल जो लॉ है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट जो है वो उसको काउंटरफिट करता है ताकि प्रोडक्ट के जो लीगलिटीज़ है, जो प्रोडक्ट का जेन्युइननेस है वो बना रहे, फ्रॉड ना हो सके। या आप बैंकिंग डिटेल्स अगर ट्रांजैक्शन के समय शेयर करते हैं तो आपके कोई साइबर सिक्योरिटी जैसा खतरा ना हो, आप सिक्योर रहें ताकि आपका क्रेडेंशियल जो है वो मिसयूज ना हो सके। लास्ट एक और चीज़ हम लोगों ने आज से 3 से 4 साल पहले देखा जो पूरे विश्व में ये फैल गया, कोविड। तो कोविड में क्या खाली भारत ही इफेक्टेड हुआ था? नहीं, इससे पूरा का पूरा विश्व इफेक्टेड हुआ। भले इसका जो रिजल्ट था मतलब जहाँ से ये आया वो एक देश के थ्रू आया, लेकिन फैल तो गया सब जगह, प्रभावित तो सारे के सारे लोग हुए। तो क्या कोई एक देश वैक्सीन मिलकर बनाता, कोई एक देश वैक्सीन बनाता और वैक्सीनेशन ड्राइव चालू होता और पूरा विश्व उससे उबर पाता क्या? तो यहाँ पे भी क्या हुआ, हेल्थ सेफ्टी को लेकर WHO जैसे ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका काम ही ये है कि समय समय पर अगर ऐसी कोई भी बीमारियाँ
अगर उत्पन्न होती है, अगर लोग उससे प्रभावित होते हैं, तो वह यूएनओ के माध्यम से, वो एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन के माध्यम से अपन खुद के वो ये नोटिस जारी करे कि ऐसा ऐसा जो है पर्टिकुलर बीमारी फैल रहा है और इससे हम सभी को बचने की ज़रूरत है। आइए आप भी अपने देश के डॉक्टर्स को भेजिए और मिलकर हम वैक्सीन बनाएं। आइए इस पर हम एक वैक्सीनेशन ड्राइव चलाएं, इसका उपाय निकालें ताकि लोगों को बचाया जा सके। तो ये भी अंतर्राष्ट्रीय विधि का एक हिस्सा है। दूसरा है सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूसेज। आज हम इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, टिकटॉक तो बैन हो चुका है। वो एक एग्जाम्पल था कि टिकटॉक को बैन कर दिया गया क्योंकि उससे चाइना मुनाफा कमा रहा था और चाइना ने उस टाइम डोकलाम वाला इंसिडेंट हुआ था तो उसको बैन कर दिया भारत ने कि चाइना को हम थोड़ा आर्थिक नुकसान पहुंचा सके, उससे हम कोई संबंध विच्छेद नहीं कर रहे, लेकिन उनको क्योंकि उन्होंने थोड़ा हमारे देश के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया था, तो इस प्रकार से उनको थोड़ा आर्थिक चोट पहुंचाकर उनके जो है इस तरह का एक हमला किया गया, इनडायरेक्ट हमला किया गया, वेपन्स के माध्यम से नहीं, फाइनेंशियल उसको बोल सकते हैं, ताकि जो इंटरनेशनल लॉ की भूमिका आपस में संबंध है, जो डिप्लोमेसी है, वो भी ज़्यादा गड़बड़ाए नहीं और जहाँ तक संभव हो अंतर्राष्ट्रीय नीति को बनाए रखते। इससे हटकर जो बाकी चीज़, जो बाकी संख्या जो देश के साथ हुई है वो बरकरार है। तो सिर्फ अगर ये कहे कि इसका वाइट मैटर्स अगर हम लोग बोले तो इसको कह सकते हैं इंटरनेशनल लॉ सिर्फ ट्रीटीज का या कोर्ट केसेस, जो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में केसेस चलते हैं वहाँ तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे डेली लाइफ का एक हिस्सा है। बस जो कमियां हैं वो यहाँ पर एक उजागर हो जाती है कि जब एक देश दूसरे देश का सम्मान ना करते हुए उसको इनक्रॉच करने के, उसके राइट्स को इनक्रॉच करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय विधि थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। वहाँ पर हम हर देश आगे आकर उस पर काम करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी जो चीज़ हम लोग को नहीं भूलना चाहिए कि जो जितना ईज़ ऑफ लिविंग मिला हुआ है वो भी एक इंटरनेशनल लॉ का ही पार्ट है।